टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो है सिमेट्रिक ग्रुप, सममित ग्रुप या सममित क्रमचय ग्रुप। जैसे क्रमचय में हमने बताया था कि एक समुच्चय को लेकर परिभाषित किया जाता है, इसमें भी एक समुच्चय को परिभाषित करेंगे। लेकिन यदि दिया गया समुच्चय जो है ए वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो तो इससे बनने वाले जितने भी क्रमचय हैं उनके समुच्चय को हम सममित क्रमचय ग्रुप कहते हैं। एसएन से व्यक्त करते हैं और हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ एसएन जो होता है वो एन फैक्टोरियल होता है, अर्थात हमारे पास सममित क्रमचय ग्रुप में एन फैक्टोरियल अवयव विद्यमान होते हैं। यानी अगर समुच्चय जो था वो प्राकृत संख्याएं ले ली जाएं तो उसे सममित क्रमचय ग्रुप कह देते हैं। इसके बाद में जैसे हमारे पास ये दे दिया जाए S3 का मतलब तीन अवयवों को लेकर, तीन अवयव कौन कौन से, A बराबर 1, 2 और 3। इससे क्रमचय कितने बनेंगे, 6 क्रमचय परिभाषित किए जा सकते हैं। कौन कौन से, पहला हो जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3। दूसरा हो जाएगा क्रमचय 1, 2, 2, 1, 3, 3। फिर हो जाएगा 1, 1, 2, 3, 3, 2। फिर हो जाएगा 1, 3, 2, 2, 3, 1। फिर 1, 2, 2, 3, 3, 1। फिर 1, 3, 2, 1, 3, 2 और एक लास्ट बनेगा हमारे पास, जो एक रह गया जिसमें हम ये कह सकते हैं 6 होंगे। इसमें 2 बार 4 लिख दिया, 5 और 6, ये 6 हमारे पास क्रमचय बनने थे, और कोई क्रमचय नहीं बनेगा। ये सममित क्रमचय कहलाएगा। और इस सममित क्रमचय को अगर समुच्चय के रूप में लिख दें तो वो सममित क्रमचय ग्रुप कहलाएगा, जिसमें सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5 और सिग्मा 6 ये 6 क्रमचय आएंगे। और इन 6 के 6 क्रमचय में से एक तत्समक भी है, एक प्रतिलोमी भी है और एक प्रत्येक का साचयता नियम भी लागू करता है। गुणा के लिए ये गुणन एक ग्रुप को परिभाषित करता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक ग्रुप है, सममित क्रमचय ग्रुप कहलाएगा। यानी अगर हम समुच्चय जो लिया है जिससे क्रमचय को परिभाषित करते हैं या जिसमें फलन परिभाषित है वो प्राकृत संख्या ले ली जाए, एक नेचुरल नंबर ले लिया जाए, देन जो भी परम्यूटेशंस बनेंगे उनके ग्रुप को हम सिमेट्रिक परम्यूटेशन ग्रुप कहते हैं। और इसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे, Sn n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट होगा। तो इसके अंदर आता है हमारे पास कि अगर कोई भी क्रमचय है, अब इस क्रमचय की बात करें, 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 1 से, एक चक्कर पूरा हो गया। 3 का अकेले 3 से है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। सिग्मा 2 जो था, 1 का संबंध 2 से था और 2 का संबंध 1 से, इसलिए 1, 2 ये चक्कर कहलाएगा। यानी एक साइकिल पूरा हो रहा हो, वो साइकिल किस प्रकार का होगा कि पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से और फिर लास्ट वाले का पहले से संबंध बनता हो, तो उसे हम चक्रीय क्रमचय या चक्कर कहते हैं। जैसे अगर मैं सिग्मा 3 को लिखूं तो सिग्मा 3 के अंदर 1 का 1 से संबंध है, जिसका खुद का खुद से संबंध हो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती चक्र के अंदर। बाकी जो चक्र बना, 2 का संबंध 3 से और 3 का संबंध 2 से है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, 2, 3। अपने आप कंफर्म हो गया, 2 का 3 से और 3 का किससे है, 2 से। अगर मैं सिग्मा 4 को लिखता हूं, सिग्मा 5 को, सिग्मा 4 भी 1 का 3 से, 1 3 बन जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं 1 का संबंध 2 से, 2 का 3 से और 3 का 1 से, तो इसको इस चक्र के रूप में लिखा जा सकता है 1, 2, 3। कंफर्म है, 1, 2, 3 आ गया, इसका मतलब 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध है और 3 का वापस किससे संबंध है, 1 से।
अगर मैं इसको चक्र के रूप में लिखना चाहूँ तो सिग्मा 6 को लिख सकते हैं हम 1 का 3 से और 3 का 2 से और 2 का 1 से। कोई भी हमारे पास चक्र बन जाए, जैसे हमारे पास एक क्रमचय इस प्रकार से दिया हो 1 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 5 से, 4 का 3 से और 5 का 1 से, तो हम इसमें चेक करेंगे। ये लिखा जा सकता है 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 5 से। क्रमचय के रूप में चक्कर के रूप में क्रमचय को व्यक्त कर दिया हमने। ठीक है, तो प्रत्येक क्रमचय को चक्र के रूप में लिख सकते हैं, और अगर चक्र के रूप में लिखते हैं तो उसके कितने चक्र बनेंगे, अलग अलग एक चक्र से भी क्रमचय पूरा बन सकता है या 2 चक्रों के गुणा से भी क्रमचय पूरा बन सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही चक्र बनता हो। जैसे ये आ जाए सिग्मा, यहाँ पे आ जाए 1 का संबंध 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, 6 का 7 से और 7 का वापिस हमारे पास 4 से। तो ये 2 चक्रों को इकट्ठा किया गया है। कौन कौन से? 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से है, 3 का वापिस 1 से, फिर 4 का 5 से, 5 का 6 से, 6 का 7 से। 2 चक्रों का संयुग चक्र है, ये गुणन है। आप गुणन करके देख सकते हो, यही मान आएगा। तो अगर कोई भी क्रमचय है उसको या तो एक सिंगल चक्र या एक से अधिक चक्रों के गुणन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसमें जब भी तत्समक क्रमचय आएगा, तत्समक क्रमचय यानी खुद का खुद से संबंध होगा, और अगर खुद का खुद से संबंध या तत्समक क्रमचय बनता है तो सिंगल उसको 1 द्वारा लिखा जाएगा। इसका अर्थ यह है 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से होगा, 3 का 3 से, जितने भी अवयव हैं उनका खुद का खुद से संबंध बनेगा, क्योंकि एकेकी आच्छादक है। अगर 1 का 1 से है, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से भी है। ये हमारे पास क्या कहलाता है? हमेशा तत्समक क्रमचय कहलाता है। यानी तत्समक क्रमचय को जब भी व्यक्त करना होगा केवल एक एलिमेंट लिखकर, एक अवयव लिखकर उसको व्यक्त कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में आता है प्रतिलोमी क्रमचय। अगर चक्र के अंदर प्रतिलोम निकालना हो, प्रतिलोम चक्र कह दें हम, तो इतना ही पार्ट आएगा कि अगर सिग्मा का मान 1 2 3 है तो सिग्मा इनवर्स जो होगा वो 3 2 1 हो जाएगा। क्रम को उल्टा करके लिख दो। इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा 1 का संबंध 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, और यहाँ पे जब लिखूंगा तो 3 का 2 से, 2 का 1 से और 1 का किससे होगा? आप उसका व्युत्क्रम करके देख लो, चाहे यही बन रहा है। तो अगर चक्र के रूप में हमने परिभाषित कर रखा है तो उस स्थिति में उनके व्युत्क्रम को उनका उल्टा करके लिखने पर प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। 1 2 3 है तो 3 2 1, कोई भी और मान है तो उसके अनुसार अगर क्रम को बदल देंगे तो वो व्युत्क्रम चक्र को परिभाषित करेगा, प्रतिलोम चक्र को परिभाषित करेगा। लिख लीजिए। किसी भी चक्र की कोटि को परिभाषित करने के लिए हम उसमें अवयवों की संख्या देखते हैं। जैसे सिग्मा 2 में ऑर्डर कितना है, तो इसमें 2 अवयव उपयोग में आए हैं, इसलिए इसका चक्र की कोटि कितनी होगी? 2। अगर सिग्मा 3 की निकालें तो सिग्मा 3 में भी 2 है। सिग्मा 5 का निकालें ऑर्डर तो सिग्मा 5 5 में, इसमें कितने अवयव हैं? 3, तो इसका ऑर्डर 3 होगा। सिग्मा 6 की बात करें तो सिग्मा 6 के अंदर हमारे पास कितने हैं? 3 अवयव हैं, तो इसकी कोटि 3 है। अगर ऑर्डर ऑफ सिग्मा की बात करें तो इस ऑर्डर ऑफ सिग्मा में कितने अवयव हैं, इस चक्र में कितने अवयव हैं वो देख लीजिए आप, उतनी ही उसकी कोटि कहलाएगी। अगर एक सिंगल चक्कर दिया हुआ है तो उसकी कोटि या क्रमचय की कोटि कह दो चाहे चक्र की कोटि कह दो, वो उसमें अवयवों की संख्या के बराबर होता है। लेकिन यदि 2 या 2 से अधिक चक्रों का गुणा हो रहा हो तो उस क्रमचय की कोटि, जैसे हमारे पास ये दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, तो उस क्रमचय की जो कोटि होती है वो एलसीएम होती है उन दोनों में अवयवों की संख्या के। उन दोनों में अवयवों की संख्या, जैसे इसमें अवयव हैं 3, इसमें अवयव हैं 4, इनका एलसीएम जो भी होगा वो हमारे पास उस चक्कर की कोटि को परिभाषित करेगा। इसका जो मान आएगा एलसीएम में
जितना भी आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है इसमें अभी 12, एलसीएम 3 और 4 का, तो इसका मतलब इस चक्कर की कोटि जो होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 12 कोटि का होगा ये। ठीक है, तो जो भी हमारे पास मान आ रहे हैं उस स्थिति में अगर 2 या 2 से अधिक चक्कर बनते हैं गुणा के अंदर तो उनके एलसीएम से उस क्रमचय की कोटि को परिभाषित किया जाता है। अगर सिंगल चक्कर है तो उसमें अवयवों की संख्या सीधी हमारे पास क्रमचय की कोटि को परिभाषित करेगी। इसमें यह हमारे पास निश्चित है कि प्रत्येक क्रमचय को असीमित चक्रों के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। अगर कोई भी क्रमचय है उसको हम दो क्रमचय, एक कोई भी क्रमचय दे रखा है तो उसको असीमित क्रमचयों के चक्रों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इनकी कोटि जो होगी वो इसके अनुसार परिभाषित की जा सकती है। लिख लीजिए। अगर कोई दो चक्र इस प्रकार से हों कि उनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, समान अवयव ना हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे चक्कर हैं दो जिनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट या असीमित चक्र कहते हैं। इसका जब भी गुणा किया जाएगा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 1 का 2 से है, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 1 से और 4 का संबंध 4 से होगा, 5 का संबंध 5 से और 6 का संबंध 6 से। गुणा के अंदर जब इसको हल करेंगे तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से और 6 का वापस 4 से संबंध आएगा। अब इनका गुणा करना है। गुणा करने हैं तो गुणा का नियम लगाएंगे। नियम के अनुसार इन दोनों को बराबर बनाना होता है। इन दोनों को बराबर बनाने के लिए 1 2 3 तो है ही, 5 6 4 चाहिए, 2 3 1 5 6 4, इसका गुणा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6 4 से हल करेंगे, ये दोनों रिप्लेस हो जाते हैं। बाकी क्या बचा फिर, 1 2 3 4 5 6, 2 3 1 5 6 4, अर्थात इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो अलग अलग मान एक साथ गुणा किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर दो असीमित चक्कर हैं तो उनका गुणा सीधा हो सकता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन असीमित चक्कर का मतलब क्या है कि यदि कोई भी दो चक्कर ऐसे हों जिनमें कोई अवयव समान नहीं हो तो उसे हम असीमित चक्कर कहते हैं। जैसे ये अगर मान लें तो ये असीमित चक्कर नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 4 6 दो ऐसा अवयव है जो दोनों में कॉमन है। अगर दोनों में कॉमन है तो ये असीमित चक्कर नहीं है। इनका गुणा करेंगे तो ये नहीं है कि डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको हल करके देखना पड़ेगा। द लेंथ ऑफ ऑर्डर 2, एक साइक्लिक परम्यूटेशन जिसकी लेंथ 2 हो उसे हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं, पक्षांतरण कहते हैं। यानी अगर कोई भी चक्र है उस चक्र की लंबाई 2 आ जाती है तो उसे हम पक्षांतरण कहेंगे। जैसे 1 2 एक पक्षांतरण है, 2 3 एक पक्षांतरण है, 3 4 एक पक्षांतरण है। ये अलग अलग पक्षांतरण के उदाहरण दिए हैं। अगर कोई भी एक चक्र इस प्रकार से हो जिसमें केवल 2 ही अवयव हों तो उसे हम पक्षांतरण कहते हैं। किसी भी क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी पक्षांतर हमारे पास क्रमचय है, कोई भी चक्र है, जैसे हमारे पास ये बन जाए, एक चक्र परिभाषित कर दिया जाए सिग्मा 1 2 3 4, इसको हम विभिन्न पक्षांतरणों के गुणन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये पक्षांतरण कैसे बनेगा, 1 का 4 से, फिर 1 3 1 2, ये हमारे पास विधि रहेगी इसको पक्षांतरणों के गुणन के रूप में व्यक्त करने के लिए। भी 1 को पकड़ेंगे, 1 का पहले 4 से, फिर 1 का 3 से, फिर 1 का 2 से पक्षांतरण, ये 3 पक्षांतरणों के गुणन के रूप में हमने लिख दिया। यानी किसी भी चक्र को, चक्र मैं पहले ही बता चुका हूं, एक पूरा साइकिल बनता है। इस साइकिल को हम डिफरेंट जो
ट्रांसपोजिशन है उनके फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो ट्रांसपोजिशन कैसे बनेगी, पहले एलिमेंट को लेके चलेंगे, उसको पहले लास्ट वाले के साथ, फिर उससे फर्स्ट वाले के साथ, फिर उससे फर्स्ट वाले के साथ चक्कर बनाते हुए दो दो कोटि के चक्र को परिभाषित कर सकते हैं, या दो चोटी के चक्रों के गुणन के रूप में लिख सकते हैं, जिसे ट्रांसपोजिशन या पक्षांतरण कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 6 सिग्मा है, वो हमारे पास है 1 4 5 2 6 3 और 7 8, और हमें कहा जाए कि इसको पक्षांतरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पक्षांतरणों के रूप में व्यक्त करने के लिए इसको लिखेंगे 1 5 1 4 2 3 2 6 और 7 8, ये पक्षांतरण बन जाएंगे। पक्षांतरणों के गुणन के रूप में हमने इस पूरे क्रमचय को व्यक्त कर दिया। देखो कोई भी पक्षांतरण है उसको हम इस रूप में लिख रहे हैं, ए बी के रूप में मान के चलते हैं, ठीक है। कोई भी पक्षांतरण है वो किस रूप में व्यक्त हो रहा है, ए बी। अगर इस पक्षांतरण में बी हमारे पास ग्रेटर देन हो ए से, तो उसे प्रतिलोमी कहते हैं। जैसे इसमें ये एक प्रतिलोमी है, ये दूसरा प्रतिलोमी है, ये तीसरा प्रतिलोमी है, ये चौथा प्रतिलोमी है और ये पांचवा प्रतिलोमी है। इसका मतलब इसमें कितने प्रतिलोमी परिभाषित हो गए, 5। लेकिन अगर b जो है वो स्मॉलर हो जाए ऐसे, जैसे 2,1 आ जाए, 3 8 आ जाए, 8 3 आ जाए, तो वह प्रतिलोमी नहीं होता। इन्वर्जन किसे कहेंगे, यदि पहला अवयव छोटा हो पक्षांतरण का और दूसरा अवयव हमेशा बड़ा बने, तो वह एक पक्षांतरण कहलाता है, ये प्रतिलोमी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, हमने सिग्मा परिभाषित किया हुआ है 1 2 2 4 1 2 2 4 3 1 4 3 3 1 4 3 और 5 6 6 5 5 6 6 5। सबसे पहले इसको हम चक्कर के रूप में लिखते हैं। चक्कर के रूप में लिखेंगे तो 1 का संबंध 2 से आ रहा है, 2 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 3 से और 3 का संबंध 1 से है, खत्म हो गया। फिर उसके बाद में बनता है हमारे पास 5 का संबंध 6 से। अब अगर इसके पक्षांतरणों के रूप में व्यक्त कर दें तो पक्षांतरण कैसे बनेंगे, ये इसमें क्या क्या पेयर क्या क्या बन सकते हैं वो देखो आप। युग्म कौन कौन से बन सकते हैं उनको परिभाषित करते हैं। अगर युग्म को परिभाषित करेंगे तो एक तो बन सकता है हमारे पास 1 3, और कौन सा चक्र बन सकता है, 1 4 बन सकता है। फिर 1 4 बनाए हमने, देखो 1 4 में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। 1 का संबंध किससे आ रहा है, 2 से, और 4 का संबंध 3 से। 1 जो है वो छोटा है 4 से, 2 भी छोटा आ रहा है 3 से। परिभाषा थोड़ी सी बदल देंगे हम इसमें। देखो प्रतिलोमी की परिभाषा के अंदर अगर a जो है वो स्मॉलर देन हो b से, इसके सापेक्ष अगर सिग्मा a का मान जो है वो ग्रेटर देन आ जाए b से, सिग्मा b से, तो उसको प्रतिलोमी कहेंगे। सिग्मा का मतलब उसके अंदर फलन का मान उल्टा हो जाए हमारे पास। ये तो सिर्फ एक पक्षांतरण सिंपल दिया होता तो उसको परिभाषित कर सकते थे, ऐसे नहीं कर सकते थे। अभी अगर हमारे पास कोई भी मान आ जाए, जैसे a b है, a छोटा है b से लेकिन सिग्मा a बड़ा आ जाए सिग्मा b से, उल्टा आ जाए, इनके जो रिलेशन बन रहे हैं वो हमारे पास ऑपोजिट आ जाएं, तो उसे हम प्रतिलोमी कहेंगे, अन्यथा वो प्रतिलोमी नहीं है। जैसे इसमें है 1 का 3 से करेंगे, 1 का संबंध किससे बन रहा है, 2 से, और 3 का संबंध किससे बन रहा है, 1 से। अब 1 जो है वो छोटा है 3 से, लेकिन इनका जो संबंध बन रहा है हमारे पास यानी 2 जो है वो हमारे पास बड़ा है किससे, अर्थात सिग्मा 1 का मान बड़ा आता है सिग्मा 3 से, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिलोमी। उल्टा आ जाए संबंध इसका। हम अगर 1,4 लेके चलते हैं तो 1,4 में देखिए 1 छोटा है 4 से, लेकिन सिग्मा 1 का मान जो है वो भी छोटा आ रहा है सिग्मा 4 से, ये प्रतिलोम नहीं है, प्रतिलोमी को परिभाषित नहीं करेगा। इसी प्रकार हमारे पास अगर ये लेके चलते हैं इसमें 1 का, अगर हम 2 का 3 से लेके चलें
2 का संबंध किससे बनता है? 4 से। और 3 का संबंध किससे है? 1 से। 2 जो है वो छोटा है 3 से, और सिग्मा 2 का मान जो है वो बड़ा आ रहा है सिग्मा 3 से, इसलिए ये एक प्रतिलोमी को परिभाषित करेगा। तो प्रतिलोमी का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एक पक्षांतरण लेके चलते हैं तो उनकी इमेजेस जो बन रही है, जो हमारे पास फलन बना रहा है, क्रमचय बना रहा है, उस क्रमचय के मान विपरीत साइन में आ जाएं, वो छोटे हों, नीचे जो मान आ रहे हैं वो उल्टे हो जाएं, बड़े साइन में आ जाएं, तो उस स्थिति में उसे प्रतिलोमी कहते हैं।